यस करण, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया? यस एनीवन? ऑडिबल? प्लीज कंफर्म. यस एनीवन? लास्ट क्लास में टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, याद है आप सबको? यस एनीवन? कौन सा एल्गोरिथम बताया था आप लोगों को? कंफर्म कीजिए ना, फिर तो स्टार्ट करेंगे ना. जहां तक मुझे लगता है कि मैंने केएनएन एल्गोरिथम कंप्लीट कर दिया था आप लोगों को. यस सुनो. किसी को याद नहीं कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? यस, आप में से कोई भी बता सकते हैं. सिमरन आप बताइए कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? सर नंपाई पांडास वगैरह बता रहे थे. सब तो हो गया था, मैंने एल्गोरिथम बताया था ना आप लोगों को. केएनएन एल्गोरिथम याद है? यस सर. इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने बता दिया था. तो आज हम नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री, है ना? दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री. जस्ट 1 मिनट. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम. अब डिसीजन ट्री होता क्या है बच्चों? सबसे पहले डिसीजन ट्री होता क्या है ना? ये भी एक एल्गोरिथम है बच्चों, दैट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम. क्या ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, याद रखिएगा. So what is the meaning of supervised learning algorithm? Anyone explain? What is the meaning of supervised learning algorithm? मतलब ये है कि डिसीजन ट्री, सबसे पहले तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम. सो आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में केएनएन देखा था, सो ये भी क्या है आपका? सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम ही है. कौन? डिसीजन ट्री. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग का कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम इसको लेवल डेटा पे यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? लेवल डेटा पे यूज कर सकते हैं. लेवल डेटा का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे हमारे पास इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी होंगे, लेबल भी होंगे. देन कम्स सेकंड पॉइंट, यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. जैसे हमने केएनएन के बारे में बताया था, केएनएन के हेल्प से हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली डिसीजन ट्री के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब ये कि जहां पे हमें क्लास प्रिंट करना हो हम वहां पे इसे यूज कर सकते हैं. जहां पे हमें
वैल्यू प्रिडिक्ट करना हो वहां भी यूज कर सकते हैं। जब हम क्लास प्रिडिक्शन की बात करते हैं उस केस में क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन कहलाएगा। यदि हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं वो रिग्रेशन कहलाएगा। सो सिमिलरली वी कैन से दैट decision tree algorithm can be used for both classification and regression problem. Third point is what? Builds decision node at each node. अब देखो जैसे कि हमने लास्ट एल्गोरिथम केनन में देखा था, वहां पे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसमें से नियरेस्ट नेबर को ढूंढते हैं जो भी के का वैल्यू होगा उसके बेस पे, एंड देन उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कहते हैं कि उसका क्या होने वाला, क्या प्रिडिक्शन होता है। तो बट यहाँ पे जो एल्गोरिथम क्या करता है, एक ट्री ड्रॉ करता है। ट्री ट्री मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है, कुछ इस तरह का ट्री ड्रॉ करता है, एंड देन उसके बेस पे वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। और यहाँ पे हम लोग हर एक नोड क्या बनाते हैं, डिसीजन नोड्स बनाते हैं, और हर एक नोड्स पे क्या होता है, डिसीजन लेते हैं इस स्टेप। पॉइंट नंबर 4, बेसिस ऑफ ट्री बेस्ड मॉडल। ये क्या होगा, ये जो एल्गोरिथम है जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें एल्गोरिथम क्या करता है, डेटा के बेस पे ट्री ड्रॉ करता है। सो बेसिकली इज कॉल्ड ट्री बेस्ड मॉडल। मतलब ये कैसे काम करता है, ट्री स्ट्रक्चर पे काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्री बेस्ड मॉडल कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए ये ट्री है। सो एज यू कैन सी ट्री में ये क्या होता है, रूट होता है, और ये उसके क्या है, ब्रांचेस है। तो यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा, एक रूट होगा और ये सारे उसके ब्रांचेस हैं। सो सपोज कीजिए एक सर्वे किया गया, सपोज करते हैं सर्वे किया गया, जहाँ पे एज के हिसाब से बताना है कि वो फिट है या अनफिट है। कुछ डेटा यूजर से लेना है, कलेक्ट करना है लोगों से, और उसके बेस पे बताना है कि वो फिट है या अनफिट है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट पर्सन, आपके पास बहुत सारा डेटा था, उसके बेस पे आपने एक डिसीजन ट्री ड्रॉ किया। ये मान लीजिए डिसीजन ट्री है, और कोई नया पर्सन आता है और उससे आप एज पूछोगे कि आपका एज क्या है, तो यहाँ पे डिसीजन हुआ ना। अब वो जो एज कंडीशन आपने क्या दिया है कि एज लेस देन 30 होना चाहिए। मतलब जब आप एज पूछोगे किसी भी पर्सन से, उसका एज या तो लेस देन 30 होगा या ग्रेटर देन 30 होगा, दैट इज कॉल्ड एज। सो यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। अब सपोज कीजिए या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यदि ऐसा है कि एज जिस पर्सन का आपने पूछा उसका एज यदि लेस देन 30 है, तो आप कहाँ जाओगे, यस पार्ट में जाओगे, और यहाँ फिर सेकंड क्वेश्चन उससे करोगे आप कि इट पिज्जा, क्या आप पिज्जा खाते हो, है ना। देन अगेन यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो। पहला डिसीजन क्या था, एज आपने पूछा, एंड देन उसका एज 30 से कम है, फिर आपने पूछा क्या आप पिज्जा खाते हो, उसने बोला हाँ पिज्जा खाता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, आप यदि एज 30 और पिज्जा खाते पक्का आप अनफिट कैटेगरी में आओगे, है ना। मान लो कोई पर्सन है 30 से कम एज है उसका, बट आपने पूछा पिज्जा खाते हो, उसने बोला नहीं खाते। सो दैट इज, आपने कहा कि ये फिट है। सिमिलरली मान लीजिए दो चीजें यहाँ पे, स्टार्टिंग में जो आपने जो डेटा पूछा था उससे, एज ग्रेटर देन 30 भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन से आपने क्वेश्चन किया जिसका एज क्या है, 30 प्लस है, यानी 35 है, 40 है, इस तरह से। तो उससे आप सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे कि क्या आप एक्सरसाइज करते हो। यदि एक्सरसाइज करते हो तो यस, नहीं तो नो। यदि आप एक्सरसाइज करते हो, आपका एज 30 से ज्यादा है और आप एक्सरसाइज करते हो, तो पक्का आप फिट हो। वैसे ही आपका एज 30 से ज्यादा है तो नो में आएंगे, एक्सरसाइज करते हो नो, नहीं करते इसका मतलब हम कहेंगे अनफिट। सो ये कैसे बना, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई डेटा सेट होगा, उसमें हर एक लोग, बहुत सारे लोगों का क्या होगा, हमारे पास एक टेबल होगा जहाँ पे एज होगा, जहाँ पे क्या होगा, एज होगा। एक टेबल होगा जहाँ पे उनका पिज्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज होगा। सो इस और उसके बाद में आप यहाँ पे लेवल में क्या होगा, फिट या अनफिट के सामने लिखा होगा। सो आपने, आपके पास जो डेटा सेट था उसके बेस पे आपने ट्री ड्रॉ कर लिया। अब ट्री कैसा ड्रॉ किया, आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब कोई मान लीजिए पर्सन आएगा, आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो फिट है या अनफिट है, क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछोगे उससे। तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन। तो ये इस तरह से डिसीजन ट्री काम करता है बच्चों। किसी को डाउट है तो बताएंगे प्लीज, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताएंगे। यस एनीवन? No, sir.
सो डिसीजन ट्री कुछ इस तरह से आपका काम करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए ये विजिबल है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ही इज लुकिंग फॉर जॉब चेंज, मान लो वो जॉब चेंज के लिए ढूंढ रहा है, और उसने बेंचमार्क क्या रखा है कि यदि उसका सैलरी 50,000 से ज्यादा होगा देन वो जॉब चेंज करना चाहता है, नहीं होगा तो जॉब चेंज नहीं करना चाहता। अब मान लो उस पर्सन के पास मल्टीपल ऑफर्स है, उसने क्राइटेरिया क्या सेट कर रखा है, प्राइमरी क्राइटेरिया कि सैलरी मिनिमम क्या होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। अब उसके पास बहुत सारे ऑफर्स होंगे, हर एक ऑफर को चेक करेगा वो। मान लो फर्स्ट ऑफर उसने देखा, अब पूछा सैलरी कितना दोगे, उसने बताया 45,000, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को या नहीं, बताइए। नो सर। क्योंकि उसने सेट कर रखा है कि हमें 50,000 चाहिए, तो वो क्या कर देगा, नो। इसका मतलब वो ऑफर को क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, डिक्लाइन कर देगा। बट सपोज कोई ऑफर उसे मिला जिसमें सैलरी 50,000 से ज्यादा दे रहा है उसे, या 50,000 के आसपास, तो वो उस ऑफर को क्या एक्सेप्ट कर लेगा, यस और नो। देन वो और भी चीजें चेक करता है। क्या चेक करता है कि यदि मान लीजिए ऑफर लेटर जो उसे मिला है किसी भी कंपनी से और सैलरी 50,000 से ऊपर है या उसके बराबर है, तो फिर वो क्या देखता है, सेकंड चीज वो देखता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ऑफर जो हमें जिस कंपनी से मिल रहा है क्या उस वहां पे ट्रेवल करने में 1 आवर से ज्यादा लगने वाले हैं। तो वो चेक करे क्या डिस्टेंस के हिसाब से कि कितना टाइम लगेगा वो उसको ट्रेवलिंग करने में। उसने देखा कि ट्रेवलिंग करने में क्वेश्चन किया उसने कि कितना हम इस लोकेशन से कितना डिस्टेंस है, 1 आवर 2 आवर कितना टाइम लगेगा वो। दो चीजें, या तो 1 आवर से ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है। उसने सोच रखा है कि 50,000 सैलरी हो तो ठीक है, लेकिन फिर हमें देखना है कि डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं हो, मतलब जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो उस ऑफिस का वो क्या हो, 1 आवर से कम हो। और यदि मान ली ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, तब भी वो ऑफर डिक्लाइन कर देगा, है ना। तभी वो क्या कर देगा, ऑफर। बट सपोज कि जो ऑफिस जाने में जो समय लगता है, कम्यूट मोर देन 1 आवर, यदि ऐसा नहीं है 1 घंटे से कम लगता है, तो फिर वो मान लो वो पर्सन कॉफी का बहुत ही क्या है, कॉफी बहुत अच्छा लगता है उसे, तो वो क्या ढूंढेगा, क्या वहां पे कॉफी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता है। यदि किया जाता है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ उसका, पहला तो सैलरी ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, डिस्टेंस 1 आवर से कम होना चाहिए, और यदि वो कॉफी भी प्रोवाइड करता है देन वो क्या करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। यदि कॉफी प्रोवाइड नहीं करता है वो क्या कर देगा, उसे डिक्लाइन कर देगा। तो डिसीजन ट्री हुआ ना, अब उस पर्सन के पास मान लीजिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, कंपनी ए कंपनी बी, सैलरी सबका दिया हुआ है, सपोज करो कॉफी ऑफर करता है या नहीं दिया हुआ है, सपोज करो डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेना चाहता है कि ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या, फर्स्ट क्राइटेरिया वो देखता है कि हमें सैलरी 50 से ज्यादा होना चाहिए। यदि शुरू में मान लो सैलरी कोई कंपनी कम दे रहा है, वो क्या कर देगा, ऑफर को डिक्लाइन कर देगा। बट सपोज कोई कंपनी है जो उसको ऑफर कर रहा है 50,000 से ज्यादा सैलरी, तो वो सेकंड चीज क्या चेक करने वाला है बच्चों, बताइए। यस एनीवन, बताइए। देन ही विल चेक फॉर द डिस्टेंस, यानी टाइम कितना लगता है वो चेक करेगा, क्या ऑफिस जाने में 1 आवर से ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है बेसिकली। सपोज यदि उसको सैलरी 50,000 से ज्यादा मिल रहा हो बट डिस्टेंस क्या 1 आवर से ज्यादा लगता हो ट्रैवल करने में, तो भी वो क्या कर देगा, ऑफर को डिक्लाइन कर देगा। बट ऐसा नहीं है, सपोज करो उसका सैलरी 50 से ज्यादा है और डिस्टेंस भी मान लो टाइम भी जो क्या है 1 आवर से कम है, देन वो क्या चेक करता है फिर थर्ड कंडीशन कि क्या कॉफी फ्री में मिलता है या नहीं मिलता है। एंड देन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन द पर्सन विल एक्सेप्ट द ऑफर और डिक्लाइन द ऑफर। सो बेसिकली इस तरह से डिसीजन ट्री काम करता है। सो एज यू कैन सी, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कल, ये सारे क्या है, नोट्स कहलाते हैं। डिसीजन ट्री के क्या हो गए, ये सारे नोट्स कहलाते हैं। और सबसे ऊपर जो नोट्स आपने देखा वो कहलाता है आपका रूट नोट, और सबसे नीचे जो आपने देखा ये जो डिक्लाइन ऑफर, ये सारे क्या है, ये सारे हैं लीफ नोट्स हैं। क्या है बच्चों, लीफ नोट्स हैं। और रूट नोड और लीफ नोड के
बीच में जितने भी नोड्स होंगे वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट नोड्स। क्लियर है बच्चों? तो इसके बेस पे एज यू कैन सी हर एक नोड पे हमने कंडीशन सेट कर रखा है और इसको कहते हैं डिसीजन नोड्स कहते हैं। हम हर एक नोड्स पे क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, देन उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि ऑफर सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। सो दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री। और ये काम क्या करता है ये डिसीजन ट्री, शुड आई एक्सेप्ट ए न्यू जॉब ऑफर और नॉट, मतलब जिस पर्सन के लिए हमने बनाया था वो पर्सन डिसाइड करता है इस डिसीजन ट्री के बेस पे कि कौन सा ऑफर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दैट इज द डिसीजन ट्री। क्लियर है बच्चों? या कोई डाउट हो तो बताएंगे प्लीज आप लोग। कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? एनीवन? इफ यस प्लीज टेल मी। सो डिसीजन ट्री कुछ इसी तरह से काम करता है जैसा कि आपने देखा अभी। सो बेसिकली यहाँ पे जो मॉडल है हमारा डिसीजन ट्री, जो एल्गोरिथम होगा वो डेटा के बेस पे, जो भी डेटा हम इनपुट उसको ट्रेन करेंगे उसके बेस पे वो एक मॉडल तैयार करेगा एंड देन उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है। सो दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। क्लियर है बच्चों? यस एनीवन? चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर एक डिसीजन ट्री में क्या होता है, ये सारे नोड्स होंगे, ये जो दिख रहा है आपको ये सारे नोड्स हैं और ये सारे लिफ नोड्स, जो सबसे बाहर है वो सबसे नीचे जो वो लिफ नोड्स होंगे। और बीच में जैसे कि इसके बीच में देखिए यहाँ पे ये कुछ दो नोड्स हैं, इसको हम इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं। और जितने भी नोड्स होते हैं हर एक नोड पे हम डिसीजन लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिसीजन नोड कहते हैं। ठीक है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से बनता है, इस तरह डिसीजन ट्री बनाते हैं यहाँ पे। अब कुछ एडवांटेजेस देखते हैं बच्चों और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, किसके बारे में, डिसीजन ट्री के बारे में। सो एज यू कैन सी एडवांटेज में सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये होगा कि डिसीजन ट्री जो यूज करते हैं हम उसकी हेल्प से हम दोनों तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रॉब्लम बच्चों, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को और साथ साथ रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है बच्चों यहाँ पे, इजी टू इंटरप्रेट, यानी डिसीजन ट्री को समझना क्या है, थोड़ा आसान होता है और ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, डिसीजन ट्री का। थर्ड वन क्या है देखिए, थर्ड एडवांटेज होगा आपका नो नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, मतलब यहाँ पे डेटा को नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं होती, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो स्केलिंग की जरूरत पड़े। स्केलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डेटा में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मैंने बताया था आउटलायर्स जिसका बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा अलग होता है, ग्रुप से अलग होता है, उसको आउटलायर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा, उससे आपका डिसीजन ट्री का जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेसी चेंज नहीं होगा, उसके इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो नाउ सी डिसएडवांटेज, ओवरफिटिंग इशू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होता है समझिए, कभी कभी क्या होता है हम एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा ट्रेन कर देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं और ट्रेन करते हैं इतना कि वो सही से काम करना शुरू करते हैं डेटा पे, बट जब कोई नया डेटा देते हैं उसको तो वो प्रेडिक्शन सही से नहीं करता, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग कहते हैं। सुनिएगा फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी किसी मॉडल को हम बहुत ज्यादा ट्रेन कर देते हैं, ट्रेन कर दिया, टेस्ट किया तो भी अच्छा था, बट जब कोई नया डेटा देते हैं उसको तो वो उस पर बहुत खराब रिजल्ट परफॉर्म करता है, बहुत खराब एक्यूरेसी देता है, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। या कभी कभी क्या होता है कि कोई डेटा, हमारे पास जो डेटा है वो कम है, जितना ट्रेनिंग के लिए चाहिए था उससे कम डेटा हमारे पास होता है और हम ज्यादा ट्रेन कर देते हैं मॉडल को, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड नंबर क्या है, स्मॉल चेंजेस इन द डेटा अल्टर द ट्री। अब देखिए किसी भी डिसीजन ट्री यदि हमने एक ड्रॉ कर लिया और किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे हम चेंज करते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि सारा का सारा जो है आपका डिसीजन ट्री क्या होगा, अल्टर हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये नहीं कि हम कोई चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं। हमने यदि एक बार डिसीजन ट्री ड्रॉ कर लिया
जो भी डेटा था उस डेटा में कोई भी चेंज हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसके हिसाब से हमें फिर डिसीजन ट्री को भी चेंज करना होगा। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। थर्ड वन क्या है, ट्रेनिंग टाइम इज रिलेटिवली हाई। बेसिकली जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने में जो समय लगता है बेसिकली वो क्या है बच्चों, यहाँ पे अदर एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में थोड़ा हाइयर होता है। सो दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे। तो अभी तक मैंने ये बताया आप लोगों को कि डिसीजन ट्री है क्या, है ना, किस तरह से काम करता है। मैंने 2 एग्जांपल्स भी बताया आपको। डिसीजन ट्री के जो एलिमेंट्स जैसे रूट नोड हो गया आपका, डिसीजन नोड्स हो गए, इसी को हम इंटरनल नोड्स भी कहते हैं। लीफ नोड जो सबसे नीचे नोड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, लीफ नोड्स कहते हैं। एडवांटेजेस मैंने बताया आपको, डिसएडवांटेजेस बताया। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। यस एनीवन, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। यस एनीवन, बच्चों यस और नो कंफर्म कीजिएगा। नहीं है सर। सो अब कुछ पॉइंट्स बच्चों ध्यान से देखो, कुछ टर्म्स है। डिसीजन ट्री को समझने से पहले डिसीजन ट्री कैसे काम करता है उसके लिए हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे, जो कि ये टर्म है एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इम्प्योरिटी। एंट्रोपी क्या होता है वो आप देखोगे, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है वो भी आप देखोगे, और गिनी इम्प्योरिटी क्या है वो भी आप देखोगे। इस तीनों पॉइंट को समझ गए तो इसी के बेस पे आपका डिसीजन ट्री काम करता है, और इसी में न्यूमेरिकल है कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला तो एग्जांपल, आप इस एग्जांपल को देखिए थोड़ा सा। ये हमारे पास कोई गिवन डेटा है, सपोज कीजिए। इस डेटा के बेस पे हम डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं। अब जो डेटा है बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए, इस डेटा के बेस पे हमारे पास क्या है, ये हमारा लेबल है, लास्ट वाला जो लेबल है, और ये दोनों इनपुट फीचर है। आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि डिसीजन ट्री जब भी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले रूट नोड होता है। रूट नोड का मतलब ये हुआ उस फीचर, ये सारे फीचर्स है, डिग्री भी एक फीचर है, एक्सपीरियंस भी फीचर है। उसमें से हम रूट नोड में किसको रखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसको हम क्या करते हैं, रूट नोड पे रखते हैं। सो बेसिकली रूट नोड पे किसको रखना है किसको नहीं रखना है उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। इंफॉर्मेशन गेन यूज करते हैं, गिनी इम्प्योरिटी यूज करते हैं। सो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले हमें डिग्री चेक करना है या पहले हमें एक्सपीरियंस चेक करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज बेस्ड ऑन दिस डेटा हमने क्या किया, पहली बार डिग्री को क्या किया, एज ए रूट नोड यूज किया। और देखिए यहाँ पे डिग्री में कितने तरह के वैल्यूज हैं, देखिए मास्टर्स और बैचलर्स, उसके बेस पे हमने डिसीजन ट्री ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखिए उसके बेस पे हमने क्या किया, डिसीजन ट्री ड्रॉ किया। और यहाँ पे 2 चीजें, उसके बाद बैचलर्स में हमने क्या किया, एक्सपीरियंस, ये सेकंड हमारा है नोट्स। तो डिसीजन ट्री को हमने रूट नोड पे रखा है, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2, यदि बैचलर्स है तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन रखा है, ग्रेटर देन 2 एक्सपीरियंस है 2 इयर्स। मास्टर्स के लिए हमने रखा लेस देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस। और जब हम उसके बेस पे हम डिसीजन ट्री ड्रॉ करते तो कुछ ऐसा हमें मिला, जब हमने देखा कि डिग्री यदि बैचलर्स है और उनका एक्सपीरियंस मोर देन 2 इयर्स है, तो उसमें से 4 में से हमने क्या देखा, 4 में से 2 हमें क्या मिला, नॉट प्लेस्ड, और 2 मिला हमें प्लेस्ड। क्या मिला, उसमें से 2 डेटा हमें मिला नॉट प्लेस्ड और 2 मिला हमें प्लेस्ड, मतलब 50-50 चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में यदि डिग्री किसी का मास्टर्स है और उसका एक्सपीरियंस लेस देन 2 इयर्स है, तो 4 टाइम्स में से हम क्या देख रहे हैं, 3 टाइम्स सही है, मतलब प्लेस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 75% चांसेस है कि वो प्लेस्ड हो जाए। सेम देखिए अभी हमने डिग्री को डिसीजन ट्री लिया, बनाया था, रूट नोड बनाया था। अब उसी डेटा के बेस में यदि क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को ही मान लो ऊपर में रखते हैं डिसीजन ट्री पे, रूट नोड पे, तो उस केस में पहले एक्सपीरियंस चेक करेंगे और फिर डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पे क्या था,
पहले हम डिग्री चेक कर रहे थे, देन एक्सपीरियंस चेक कर रहे थे, उसके बेस पे हमें ये डेटा मिला। अब सपोज करो सेम ही डेटा है हमारे पास, उसका हम ऐसे मान लो रूट नोड हम एक्सपीरियंस को बनाते हैं, उस केस में क्या होगा, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 इयर्स होगा और लेस देन के बेस पे बनाते हैं। अब हमने देखा कि एक्सपीरियंस जिनका 2 ईयर से ज्यादा था और डिग्री मास्टर्स था, तो हमने क्या देखा, 4 में से 4 मेंबर्स क्या थे, प्लेस थे। और जब हमने देखा कि एक्सपीरियंस लेस देन 2 इयर्स है और डिग्री उनका बैचलर्स है, तो क्या देखा, 4 में से एक ही बच्चे क्या है, प्लेस्ड है। इससे क्या चीज मिला आपको, देखो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला हमें कि देखिए 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 1, 4 आउट ऑफ 0, तो दो तरह के डेटा हमारे पास, एक प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड है। तो गौर से देखिए यहाँ पे, तो बताओगे कौन सा, पहला वाला अच्छा है या सेकंड वाला अच्छा है, एनीवन, व्हिच ट्री इज गुड फॉर अस, पहला वाला अच्छा होगा या दूसरा वाला अच्छा होगा, एनीवन, यस एनीवन। सो एज यू कैन सी, आप ध्यान से देखिए, समझिए यहाँ पे, इस जब हम डिग्री मान लीजिए, पहले वाले लोग केस 1 में हम चलते हैं, जब डिग्री मान लीजिए बैचलर्स था और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 इयर्स था, हमने देखा कि 50-50 चांसेस है। और जब 50-50 होगा तो हम कुछ भी कह पाएंगे क्या, नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ रेंडमनेस ज्यादा, रेंडमनेस मतलब क्या हुआ, बहुत सारे प्लेस्ड है, बहुत सारे नॉट प्लेस्ड है। सो बेसिकली एज यू कैन सी 50% प्लेस्ड है, 50% नॉट प्लेस्ड है। तो यहाँ पे रेंडमनेस क्या, डेटा का रेंडमनेस ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं मोर रैंडम बोलते हैं। यहाँ पे देखो आउट ऑफ 4 3 प्लेस्ड है, एक नॉट प्लेस्ड है, तो रेंडमनेस थोड़ा सा कम है या नहीं, डेटा जो है रैंडम कम है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 4, इस केस में केस 2 में 4 में से 4 प्लेस्ड हो गए, इसमें तो कोई रेंडमनेस नहीं, सब तो एक ही टाइप के डेटा है हमारे पास। यहाँ पे देखो जब एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 इयर्स होगा और वो एक्सपीरियंस से नहीं है और बैचलर्स है, तो क्या देख पा रहे हैं, 4 में से 3 नॉट प्लेस्ड है और 1 प्लेस्ड है। तो अब बताइए किसमें हम कुछ कह सकते हैं, किस इसमें इसमें इस चारों में से कौन हमारे लिए अच्छा होगा, प्रेडिक्शन करना किसमें किस केस में अच्छा होगा, एनीवन बताइए, किस केस में प्रेडिक्शन करना अच्छा होगा, एनीवन। इस बच्चों बताइए, सर सेकेंड ट्री का मास्टर्स वाला सर। सेकंड वाला का मास्टर्स, क्यों, क्योंकि इसमें रैंडमनेस कम है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्लेस्ड हैं। तो यदि कोई आपसे कोई नया पर्सन आता है, स्टूडेंट आता है सपोज, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा और क्या बताएगा, डिग्री बताएगा, और यदि मास्टर्स डिग्री है और उसका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 है, तो आप क्या बताओगे उसको, क्या प्रेडिक्ट करोगे आप, प्लेस्ड। 100% चांस है कि वो प्लेस्ड हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए यदि एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 है और वो बैचलर्स से है, तो आप क्या बोलोगे, कम चांसेस है प्लेस्ड होने के, यस और नो, ये होगा ना इसमें। पर सेम केस 1 में हम आते हैं, ये तो केस 2 के लिए था। केस 1 में देखिए यहाँ पे डिग्री जब स्टार्ट किया, उस केस में आप क्या देखते हो, इस केस में देखते हो कि 4 में से 2 प्लेस्ड है, 2 नॉट प्लेस्ड है। यहाँ पे कुछ कहना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि जितने चांसेस है प्लेस्ड होने के उतने ही चांसेस है नॉट प्लेस्ड होने के। तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रेडिक्शन सही से नहीं कर सकते, क्यों, इसी को रेंडमनेस कहते हैं। रेंडमनेस मतलब मिलावट बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ देखो, इस केस में आप देखो 4 में से 3 प्लेस्ड हैं और एक नॉट प्लेस्ड है, इसमें आप क्या कह सकते हो बताओ, इसमें से आप क्या कह सकते हो कुछ बताइए, इस केस में से आप क्या कह सकते हो, ये तो नहीं 100% तो नहीं कह सकते, क्या कह सकते हो कि ज्यादा चांसेस है, यदि डिग्री मास्टर्स है और एक्सपीरियंस 2 इयर्स से कम है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, वो प्लेस्ड हो, यस सर। सो बेसिकली आप इस दोनों केस को देखो, हमारे लिए बेटर कौन सा है यहाँ पे, या तो आप बता दो कि वो ज्यादा चांसेस प्लेस्ड हैं, या आप बता दो नॉट ज्यादा चांसेस नॉट प्लेस्ड हैं, या आप बता दो सारे के सारे प्लेस्ड हो जाएंगे, या आप बता दो नॉट प्लेस्ड हो जाएंगे, वो तो ठीक है। बट ऐसे केस में जब आपको इक्वल अमाउंट में मिल रहा है आपको, तो वहां पे कुछ प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने चांसेस प्लेस्ड होने के उतने चांसेस नॉट प्लेस्ड होने के, और इसी को हम बोलते हैं रैंडमनेस। क्यों कि इसमें देखो तो रैंडमनेस डेटा क्या है, रैंडम डेटा है, कभी प्लेस्ड है, कभी नॉट प्लेस्ड है, कभी प्लेस्ड है, रैंडम ज्यादा है। तो अब ध्यान से देखिए, एंट्रोपी क्या होता है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। सो जब भी डेटा में रैंडमनेस ज्यादा होगा, तो रैंडमनेस के मेजर को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। सो एज यू कैन सी इन मशीन लर्निंग, एंट्रोपी इज द
क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड। हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन हमारा क्या है बताना कि रेंडम, हमें ये बताना इंफॉर्मेशन है उसको कि आप प्लेस्ड होंगे या नहीं प्लेस्ड होंगे। ये हमारा प्रोसेस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। आप वो किस पे स्पेक कर रहे हैं? सो इन मशीन लर्निंग एंट्रोपी इज द क्वांटिटी मेजर, मतलब रैंडमनेस का जो क्वांटिटी मेजर है उसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमनेस ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगा, रैंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा। सो वही मैंने बोला, ए हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी मींस दैट द रैंडमनेस इन द सिस्टम इज हाई। अब इसको देखो ना, यदि कोई डेटा इस तरह का है, इस तरह का है, यहाँ देखो बहुत सारे ग्रीन वाले हैं, बहुत सारे रेड वाले हैं, तो रैंडम डेटा है ना, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड हाई एंट्रोपी। यहाँ पे देखो केवल ग्रीन वाले हैं, रेड वाले नहीं है, तो मिलावट ही नहीं है, यहाँ पे रैंडमनेस ही नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? लो एंट्रोपी। सो यदि रैंडम डेटा ज्यादा है तो एंट्रोपी उसका हाई होगा, यदि रैंडमनेस कम है तो एंट्रोपी क्या लो होगा। और उसी रैंडमनेस के मेजर को हम क्या कहते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। सो इस केस में बताओ मुझे अब आप लोग, किस केस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगा? एनीवन? 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओगे किस केस में रैंडमनेस ज्यादा होगा? सर 4 में। 1 में सर। इसमें 4 में। ये वाला बता रहे हो? सर डिग्री वाला का फर्स्ट वाला सर। ये डिग्री वाला का जो फर्स्ट है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, बहुत सारे प्लेस्ड है, बहुत सारे नॉट, सो दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस। और इस रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 में से एक ही तो ज्यादा है, ज्यादा चांसेस किसके हैं? प्लेस्ड के हैं, तो यहाँ पे रैंडमनेस थोड़ा सा कम है। यहाँ तो बिल्कुल एक ही टाइप का डेटा है, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है, तो इसको कहते हैं रैंडमनेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ रैंडमनेस है या नहीं है, बताओ मुझे। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि प्लेस्ड या नॉट प्लेस्ड कहना है, हमें जिसका भी हो, ज्यादा अमाउंट हो, वही आपका क्या होगा? प्रेडिक्शन होगा। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस क्या है? प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड होने की। तो यहाँ भी क्या है? रैंडमनेस। इसके रिस्पेक्ट में तो कम ही है ना, सबसे ज्यादा रैंडमनेस यहाँ हो गया, उसके बाद कम यहाँ है, कम यहाँ है, और सबसे कम आपका ये। ठीक है, अब समझो रैंडमनेस समझ में आया आपको कि मेजर ऑफ द रैंडमनेस, इसी को एंट्रोपी कहते हैं। यदि रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी, देखिए इसीलिए इस केस में रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी हाई हो गया, इस केस में रैंडमनेस देखिए कम है तो क्या होगा? लो हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, रैंडमनेस का ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों। रैंडमनेस का ये फॉर्मूला होता है, जहां पे P देखोगे आप, समेशन ऑफ P, जहां पे PI क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी होता है, log 2 PI, और C क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्लासेस। तो अब बताओ इसमें कितने क्लासेस में प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग? प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड 2 क्लास हो गए, यदि ABC होते तो ABC तो 3 क्लासेस होते, ABCD होते तो 4 क्लासेस होते। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो जितने लोग क्लास में प्रेडिक्ट करो, यस नो ट्रू फॉल्स, सब में 2-2 है, तो C का वैल्यू 2 होगा। यदि कहीं पे क्लास 3 है, क्लास A, क्लास B, क्लास C में से बताना कोई एक होगा, तो दैट इज कॉल्ड, उस केस में C का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। PI क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होगा, किसी भी पार्टिकुलर क्लास का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? PI कहते हैं। Now come to the point, that is called information gain. Information gain क्या होता है बच्चों? So अब ये बताओ मुझे, पहले इस पिक्चर को देखो, ये बताओ किस केस में आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल रहा है? किस केस में मिल रहा है? एनीवन? सर थर्ड वाला। दूसरे वाले केस में इंफॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है, दूसरे वाले दूसरे का मास्टर्स, है ना? सो देखो, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो ना, यदि किसी का एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 इयर्स है और वो मास्टर्स है, तो आप क्या कह सकते हो कि 100% चांस है ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप एक्यूरेसी के साथ कह सकते हो कि ज्यादा चांसेस है, वो 100% चांस है। इस केस में आप क्या कह सकते हो? यहाँ भी आप क्या कहोगे? कम चांसेस है कि वो प्लेस्ड होंगे। सो आखिर आप कुछ इंफॉर्मेशन तो गेट कर रहे हो ना, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना बेसिकली, और वो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? एक्यूरेसी की ओर होना चाहिए। इसमें ज्यादा एक्यूरेसी है, इसमें कम है, इसमें कम है, बट इसमें देखो सबसे कम एक्यूरेसी में, कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकते किसी को। तो आखिर इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? वही
तो क्या लिखेंगे हम इंफॉर्मेशन गेन के बारे में? इंफॉर्मेशन गेन इज द मेजर ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन अ फीचर प्रोवाइड। वो जो फीचर्स हैं वो कितना इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अबाउट अ क्लास, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। अच्छा ये बताओ किस केस में आपने बोला था इंफॉर्मेशन गेन सबसे कम है? एनीवन? किस केस में इंफॉर्मेशन गेन सबसे कम होगा? 2:2 में। और सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगा? उसी में होगा। उसी में सही है सर। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि एंट्रोपी यदि हाई है किसी का तो इन्फॉर्मेशन गेन हाई मतलब रेंडमनेस ज्यादा है, और रेंडमनेस ज्यादा है तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या उससे? नहीं। नो सर। तो इन्फॉर्मेशन गेन हमारा क्या होगा? कम होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट if the entropy is high then the information gain is low। इस केस में देखो एंट्रोपी आपका लो था ना, तो बट ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होके कह सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ कह सकते हैं कि दैट पर्सन विल बी प्लेस्ड। यस और नो? सो बेसिकली यहाँ पे एंट्रोपी लो हो गया बट इंफॉर्मेशन गेन क्या आपका? हाई। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट information gain is the measure of how much information a feature provides about a class। लो इससे क्या सीख मिला आपको कि यदि एंट्रोपी लो है सो लो एंट्रोपी लीड्स टू इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन गेन। यदि किसी भी डेटा का किसी भी फीचर का एंट्रोपी लो है इसका मतलब ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन गेन क्या है? ज्यादा है। और यदि किसी डेटा का इंफॉर्मेशन एंट्रोपी बहुत लो है किसी भी फीचर का तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन गेन उसका क्या होगा? यदि हाई एंट्रोपी है तो लो इंफॉर्मेशन गेन होगा, लो एंट्रोपी है तो हाई इंफॉर्मेशन गेन होगा। समझ में आई बात? ये तो हमने थ्योरेटिकली या फिर कंसेप्चुअली या फिर क्या तो डिफाइन किया हमने कैसे क्या इंफॉर्मेशन गेन होता है। बट मैथमेटिकली कोई आपसे पूछे कि इंफॉर्मेशन बताओ कितना होगा इसका, तो वो क्या होगा? वो बताता है कि यदि देखिए आपको अपने देखा ना जैसे हम हर एक फीचर्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। पहला फीचर लिया उसको ब्रेक किया 2 पार्ट में, फिर ये आया उसके ऊपर ब्रेक करते हैं, तब तक करेंगे जब तक कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ना मिले। अब गौर से देखिए तो इन्फॉर्मेशन गेन होगा क्या? तो मैथमेटिकली मैं बात करूं तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या होगा? एंट्रोपी, आप एंट्रोपी निकालोगे सबका। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास फीचर है उसको आपने 2 पार्ट में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से पहले उसका जो एंट्रोपी होगा और ब्रेक करने के बाद जो इस दोनों का एंट्रोपी होगा उसका एवरेज, यानी ब्रेक करने से पहले जो ओवरऑल एंट्रोपी था, ब्रेक करने के बाद जो एवरेज एंट्रोपी था, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं। दैट इज द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों? सो किसी भी फीचर को ब्रेक करने से पहले जो एंट्रोपी था, ब्रेक करने के बाद जो एंट्रोपी मिला, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? यस या नहीं? ठीक है? यस एनीवन? डोंट वरी बच्चों, ये सब हम लोग जो अभी बता रहा हूं मैं सब मैं मैथमेटिकली आप लोगों को एक प्रॉब्लम लिख के बताऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी फीचर को जैसे इसी को देखो और से यहाँ पे देखो कितने फीचर्स हमारे पास है। यहाँ पे 2 फीचर्स है, डिग्री और एक्सपीरियंस, और लेवल कितना है? 1 है। तो अब इस डिग्री वाले फीचर को हम कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बताइए? कितने कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं? जितने उसमें टाइप हैं, कितने टाइप के डेटा है उसमें बताइए? मास्टर्स या बैचलर्स, 2 टाइप में कर सकते हैं। क्लियर? यस और नो? सो बेसिकली इस केस में देखिए तो ब्रेक करेंगे ना, तो ब्रेक करने से पहले जो उसका एंट्रोपी था और ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक डिग्री किस में होगा? कितने पार्ट में होगा? मास्टर्स में और बैचलर्स में। तो ब्रेक करने से पहले जो डिग्री का ओवरऑल क्या था? एंट्रोपी था। ब्रेक करने के बाद ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कौन कौन से पार्ट में? देखो, एक बैचलर्स वाले में, एक मास्टर्स वाले में। तो इसका अपना भी कुछ एंट्रोपी होगा, इसका भी अपना कुछ एंट्रोपी होगा। सो बेसिकली ब्रेक करने से पहले भी इसका कुछ एंट्रोपी होगा डिग्री का। अब देखो बाद में एंट्रोपी जो इसका और इसका एंट्रोपी, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे
और ये जो पहले एंट्रोपी था उसके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं। और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज एंट्रोपी टोटल माइनस किसी भी पार्टिकुलर जो ब्रेक करने के बाद जो आपको आएगा वो, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? देन कम्स गिनी इम्प्योरिटी। ये क्या होता है, उससे पहले आपको ये समझना होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस तरीके से पहले केस में ब्रेक किया था डिग्री वाले फीचर को, तो आपको जो मिला, क्या ये सही से ब्रेक हुआ था, क्या क्लासिफाइड हुआ था, क्या नहीं हुआ था यहाँ। बट सेकंड वाले केस में देखिए, यहाँ जो हमने ब्रेक किया था इसको मास्टर स्पेशलिस्ट में, तो क्या सही से क्लासिफाइड हुआ था क्या, देखिए। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिनी, इसमें किसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसमें इंप्योरिटी सबसे ज्यादा है, क्या इसमें इंप्योरिटी है, क्या बताइए इस वाले केस में 40 में नहीं है। क्यों? ये सारा एक टाइप का है। इसमें देखो, इसमें भी इंप्योरिटी है थोड़ा सा, क्योंकि 4 में से 3 प्लेस्ड है, 1 नॉट प्लेस्ड। यहाँ देखो 4 में से 3 नॉट प्लेस्ड है, 1 प्लेस्ड है। तो इस सब में इंप्योरिटी थोड़ा थोड़ा कम है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें देखो 4 में से 2 प्लेस्ड है, 2 नॉट, 50% क्या है, ट्रू है, 50% फॉल्स है। सो इस केस में इसको हम कहते हैं, जब ऐसा मिलावट हो, रेंडमनेस हो, या फिर आप कह सकते हो इसको कहते हैं हम लोग इम्प्योर स्प्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्योर स्प्लिट कहते हैं। और इस तरह के स्प्लिट को हम क्या कहते हैं? प्योर स्प्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर स्प्लिट। मतलब ब्रेक करने पे, ब्रेक करेंगे तो आपको या तो प्लेस्ड आए या तो नॉट प्लेस्ड है, दैट इज कॉल्ड प्योर। बट यहाँ पे आप ब्रेक करने पे जो है ब्रेक करते हो तो ये क्या है, नॉट प्लेस्ड प्लेस्ड कुछ भी नहीं कह सकते, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर स्प्लिट। तो गिनी इम्प्योरिटी जो है किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटी पे। इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा किस में है, कोई बताओगे? फर्स्ट केस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में है इम्प्योरिटी? एनीवन? सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी किस में है बच्चों? पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पे आपका रेंडमनेस ज्यादा है, यहाँ पे मिक्सिंग ज्यादा है डेटा का, सो इम्प्योरिटी ज्यादा होगा। इसमें देखो सेम टाइप का डेटा है, बिल्कुल भी इसमें मिक्सिंग नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिक्सिंग है यहाँ पे डेटा का, यहाँ देखो थोड़ा सा मिक्सिंग है। 4 में से 3 प्लेस्ड, नॉट प्लेस्ड, 1 प्लेस्ड। सो इस सब में कम, बट इसमें देखो डेटा का वेरिएशन ज्यादा है, रेंडमनेस ज्यादा है, और डेटा मिक्स्ड डेटा है, तो इम्प्योरिटी इसमें ज्यादा होगा, इसमें इम्प्योरिटी कम। एक चीज तो और भी आपको मिला कि यदि किसी भी पार्टिकुलर फीचर का एंट्रोपी हाई है तो इंफॉर्मेशन लो होगा उसका, और उस केस में गिनी इम्प्योरिटी क्या होगा, हाई होगा। सो इम्प्योरिटी का जो मेजर है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गिनी इम्प्योरिटी कहते हैं। इसका देखो, इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होगा तो इसका एंट्रोपी हाई हो गया, और इंफॉर्मेशन लो है। यहाँ पे देखो यदि एंट्रोपी लो है, इंफॉर्मेशन हाई होगा, और मिलावट भी कम है, तो गिनी इम्प्योरिटी भी क्या होगा, लो होगा। अब देखिए, सो गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है? द स्प्लिट मेड इन डिसीजन ट्री। हमने जो स्प्लिट किया है जिसके बेसिस पे, वो प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब या तो पूरा का पूरा, इसके केस में देखो तो सारा का सारा क्या होता है, प्लेस्ड होता है या नॉट प्लेस्ड होता है, तो हम कहते हैं प्योर है। बट ऐसा नहीं देख रहे हो आप, एक ही केस में आपका सारा का सारा प्योर था या नॉट प्लेस्ड था। सो इफ ऑल द डेटा पॉइंट्स आर एक्यूरेटली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, यदि आप क्या करते हो, सारे प्लेस्ड वाले को अलग कर दोगे, नॉट प्लेस्ड वाले को अलग कर दोगे, तो इसको कहते हैं एक्यूरेटली सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है? और इसको कहेंगे हम प्योर स्प्लिट कहते हैं। बट यदि आप ब्रेक करने की कोशिश करो, स्प्लिट करने की कोशिश करो, बट वो स्प्लिट करने के बाद भी, जैसा देखो इसमें आपने स्प्लिट करने की कोशिश की यहाँ पे, बट स्प्लिट करने के बाद भी आपको डेटा को सही से नहीं मिल रहा है, मिला हुआ डेटा मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। और इस केस में क्या होगा आपका, इसी को गिनी इम्प्योरिटी कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये है बच्चों, यहाँ पे पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन ट्री। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इम्प्योरिटी एंट्रोपी निकालते हैं, कैसे उसका इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, कैसे हम गिनी इम्प्योरिटी निकालते हैं, ताकि उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा नोड या कौन सा फीचर रूट नोड होगा और किसको हम ब्रेक करेंगे फर्दर। सो रूट नोड के लिए हमें डिसाइड हमेशा करना होता है कि किस नोड को सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारा ये सारा एंट्रोपी लो हो, इंफॉर्मेशन गेन हाई हो, और गिनी इम्प्योरिटी भी लो। ठीक है बच्चों?